गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 25 दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी। सो आई होप आप अपना क्रिसमस बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंसिस्टेंसी है अपनी पढ़ाई की उसे डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। चलिए तो टॉपिक्स देख लेते हैं आज जो डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो 10 टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे, एशियाटिक लाइन के बारे में देखेंगे, जल्लीकट्टू के बारे में देखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं, देन ओलंपिक स्पोर्ट को देखते हुए वोल्केनो, टूम ऑफ अब्दुल रहीम के बारे में जानेंगे, सेहत हेल्थ क्या है इसके ऊपर भी आर्टिकल्स दिए गए थे और ये डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को लेकर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर ये पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा रहेगा और फाइनली MRSAM के बारे में देखते हुए पूरे लेक्चर को हम रिवाइज करने वाले हैं। एंड आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि जो टॉप 10 पोजीशन में स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो अनअकैडमी के अंदर हम लाइव क्विज़ेस सोल्व करते हैं, वो कट ऑफ से हमेशा ऊपर ही स्कोर कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप जानते हैं कि 26 को होने वाला है, मतलब कल 26 को 3 बजे नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। उसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स एमसीक्यूज करेंगे और कट ऑफ वहां पर 15 की रखी गई है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को लाइव सोल्व करेंगे। चलिए, जो भी आपका डाउट है आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं और ये आपको करना है टेलीग्राम। चलिए, एक और इंफॉर्मेशन है, जनवरी 2021 से जो हमारी टॉप वेरियस कोर्सेज हैं उसके प्राइसेस हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो अभी जो 50% डिस्काउंट आपको दिया गया है, आप उस डिस्काउंट का इस्तेमाल करें, 2021 कूपन को यूज करें और जो भी टेस्ट सीरीज या फिर जो भी वीडियो सीरीज प्रोग्राम आपको सब्सक्राइब करना है वो आप कर लीजिए। अदरवाइज जनवरी 2021 के अंदर प्राइसेस हाइक हो जाएंगे और वहां पे डिस्काउंट आपको नहीं मिल पाएगा। देन यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने टू बी इन द सेफ जोन और लेसन 6 आते हैं तो आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एशियाटिक लायन। तो स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन है। आप जानते हैं स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछ लिए जाते हैं। 3 स्टेटमेंट्स देके पूछे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज लिस्टेड एज थ्रेटेंड एंड एग्जिस्ट एज अ सिंगल पॉपुलेशन इन गुजरात। थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं ये और गुजरात के अंदर सिंगल पॉपुलेशन इनकी एग्जिस्ट करती है। इट इज वन ऑफ द 5 बिग कैट स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर 5 जो बिग कैट्स हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती है और उनमें से ये एक है। देन गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ओनली हैबिटेट फॉर एशियाटिक लायंस। तो जो गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अपने आप में एशियाटिक लायन का ये ओनली हैबिटेट है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इस स्पीसीज के बारे में बात क्यों करी गई, क्योंकि रिसेंटली 2 लायंस के द्वारा अटैक किया गया गुजरात में, जूनागढ़ के अंदर। वहां पर एक 17 साल की लड़की के ऊपर अटैक किया गया और उसकी लड़की की जान चले गई इसके अंदर। और इसमें यह चीज कही गई कि जो पॉपुलेशन है गिर नेशनल पार्क के अंदर इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से जो उनका यूजुअल सेटअप होता है रहने का लायंस का, उससे वो बाहर आ रहे हैं, विलेजेस की तरफ आ रहे हैं और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये पूरी न्यूज दी गई थी और हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। और इसमें अगर बात करी जाए IUCN स्टेटस की, तो IUCN स्टेटस जो है इसका एंडेंजर्ड है, नॉट थ्रेटेंड। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। क्या वन ऑफ द बिग 5 कैट्स के अंदर ये अवेलेबल है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें आपकी बिग 5 कैट्स के अंदर टाइगर भी अवेलेबल होगा, लेपर्ड भी अवेलेबल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। गिर नेशनल पार्क, अगर आपको याद हो, ये न्यूज मैंने आपको लास्ट ईयर भी डिस्कस कराई थी और शुरुआती दौर में इस साल के तब भी मैंने आपको डिस्कशन इसका कराया था कि मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज ऑल सेट टू बिकम अ न्यू होम फॉर एशियाटिक लायंस। तो यहां पर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सारे के सारे लायंस, अगर एशियाटिक लायंस अगर गिर नेशनल पार्क में रहते हैं और कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी फैलती है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो उनकी जनसंख्या को रिवाइव करने के लिए। तो बेटर ये होगा कि कुछ लायंस जो है वो दूसरी जगह पे भी हमें रेलोकेट करने चाहिए और इसके लिए मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी उसको चुना गया था। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली हैबिटेट है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये चीज खत्म भी हो सकती है बिकॉज कुछ लायंस जो है वो मध्य प्रदेश में भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सो दिस वॉज द न्यूज। आई होप आपको अब ये चीज ध्यान रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये लोकेशन है आपकी और ये शिफ्ट किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। शिवपुर करके डिस्ट्रिक्ट है जो कि ग्वालियर डिवीजन में आता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सा कथन 2 स्टेटमेंट्स में से करेक्ट है। फर्स्ट कहता है जल्लीकट्टू इज अ स्पोर्ट कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ मट्टू पोंगल। सो जल्लीकट्टू जो है एक तरीके का स्पोर्ट है और ये मट्टू पोंगल का पार्ट है। सेकंड, इस पर्टिकुलर स्पोर्ट की जो रेफरेंसेस है वो शिलापति क्रम के अंदर भी मेंशन करी गई है। अगर आपने मेरा
एनसीईआरटी का लेक्चर देखा जिसमें हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर किया है, तो वहां पे मैंने शीलापतिकरम के बारे में आपको बताया था। नहीं देखा है तो जो सेकंड चैनल है नेटमॉक का, यूट्यूब का, उस पर जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने परमिट किया जल्लीकट्टू टू बी हेल्ड अक्रॉस द स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग पोंगल सीजन। तो आने वाला जो पोंगल सीजन है इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जल्लीकट्टू है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बट द बुल टेमिंग स्पोर्ट, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल होता है, आपको याद होगा बुल टेमिंग स्पोर्ट जो होता है, इसके ऊपर काफी बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी अलग अलग डायरेक्शन दिए। दैट वुड बी सब्जेक्ट टू फ्रेश रिस्ट्रिक्शन। उसके ऊपर पेंडेमिक के टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको फॉलो किया जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो जल्लीकट्टू स्पोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ मट्टू पोंगल, ये भी आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। देयर आर रेफरेंसेस अबाउट जल्लीकट्टू इन शीलापतिकरम। तो यस, शीलापतिकरम जो है एक ग्रेट तमिल एपिक है, इसका जिक्र जो है एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यस, ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है कि शीलापतिकरम के अंदर इसका मेंशन किया गया है। आंसर तो हमारा सी हो जाएगा, लेकिन जो बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है इसके अंदर इसको मना किया है, और उसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। पहला रीजन तो ये हो जाता है। सेकंड, इवन कोर्ट ने भी बीच में कहा था कि कहीं ना कहीं एनिमल्स जो हैं आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज जो है एनिमल वेलफेयर के लिए सही नहीं है, और इसकी वजह से जो आप एनिमल एक्सप्लोटेशन होता है उसका भी कई बार जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को 2014 में बैन किया था, क्योंकि काफी सारी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी जो उन्होंने पिटिशन फाइल करी थी कि जो एथिकल ट्रीटमेंट है वो नहीं होता है इस पूरे फेस्टिवल के अंदर बुल्स के साथ। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। अगर बात करी जाए, जो जल्लीकट्टू है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एक नाम है मधुपिदिथल, लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो अलग नाम से भी अगर पूछा जाता है तो भी आपको इसके बारे में आंसर आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसी को लेकर है, पूछा गया एनबीएफसी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, 1956 के अंदर ये रजिस्टर करी गई है। इट एंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग, लीजिंग के बिजनेस में एंगेज रहती है। दे आर नॉट रेगुलेटेड ईदर बाय आरबीआई और सेबी, आरबीआई सेबी इनको रेगुलेट नहीं करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अब ये चीज आप प्रैक्टिकल पर्पस से भी देखिएगा, लोगों को एडवाइस किया है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जो कि अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या मोबाइल एप्स हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल एप्स हैं, इसकी एक तरीके से बाढ़ आ चुकी है, और काफी सारी ऐसी एप्स भी हैं जो कि डिजिटली लेंडिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करिए। डिजिटल तौर पे लेंडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे आपको लोन देने की बात हो, जो आपको क्विकली लोन प्रोवाइड कर देती है या कहती है कि अभी आप हमसे पैसे ले लो, यू कैन पे आफ्टरवर्ड्स। और इसमें होता क्या है, एक्सप्लोटेशन होता है कस्टमर का, बिकॉज क्विकली लोन मिल जाता है तो इस वजह से वो लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हिडन चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं, इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है, इस वजह से कस्टमर को चीट किया जाता है। और आरबीआई ने यही कहा है कि जो अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप बच कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप पैसा ले लेते हैं वहां से, सो उनके बाद उनकी मनमानी शुरू हो जाती है। इसी वजह से आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो एनबीएफसी से जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ये हिदायत दी है कि जो भी बैंक उनके पीछे, बेसिकली जो भी बैंक उनको सपोर्ट कर रहा है, तो उसका नाम जो है आपको डिस्क्लोज करना है, क्योंकि काफी सारी एप्स ऐसी भी हो सकती है जिनका कोई भी ऐसा बैंक के पीछे ऐसा सेटअप नहीं है, कोई भी बैकअप नहीं है, स्टिल दे आर ऑफरिंग यू मनी। चलिए ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है या प्रैक्टिकली भी अप्लाई करिएगा। चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। तो एनबीएफसी की बात करें तो इट्स अ कंपनी जो कि 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। इट एंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग, तो लीजिंग के बिजनेस में ये रहती है, तो यस इट एंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ लीजिंग हो गया, हायर परचेज हो गया, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स हो गया। इन सब चीजों के अंदर एनबीएफसी अपने आप को इन्वॉल्व करती हैं। आर दे रेगुलेटेड बाय आरबीआई और सेबी, तो यस दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। देखिए अलग अलग रेगुलेटर्स, आरबीआई हो, इरडा हो, सेबी हो, अलग अलग एनबीएफसी को अलग अलग रेगुलेटर्स जो हैं वो यहां पे रेगुलेट करते हैं। सो आर यहां पे दिया होता है दे आर नॉट रेगुलेटेड, विच इज इनकरेक्ट, दे आर रेगुलेटेड। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एनबीएफसी जो है उनके साइज के हिसाब से उनको डिवाइड किया हुआ है, एक्टिविटी के हिसाब से और लायबिलिटी के हिसाब से आपको डिवाइड करके यहाँ पे दे रखे हैं। एनबीएफसी एक तरीके की जो कंपनी होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर देखिए नाम में ही है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसी वजह से कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। मेन काम है शेयर्स को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर्स को एक्वायर करना, साथ में ही हायर परचेज, लीजिंग, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस, इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है
अभी रिसेंटली कुछ नए स्पोर्ट्स जो है उनको ओलंपिक स्पोर्ट के अंदर ऐड किया गया, तो आपको बताना है इन तीनों में से किसको ऐड किया गया। स्केटबोर्डिंग को किया है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को, ब्रेक डांसिंग को, सोचिए। चलिए देखिए, अगर आप देखें कितना प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे करी गई है। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि जैसे सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी डेवलप होती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए। लेकिन अगर आप ओलंपिक्स में देखेंगे, वही आर्चरी, वही बॉडी वेट लिफ्टिंग, देन इसके अलावा जो आपकी रनिंग है और मैराथन्स हैं, ये सब चीजें ओलंपिक स्पोर्ट्स में थी जो कि हम काफी साल से देखते आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द न्यू स्पोर्ट्स? आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में काफी सारी नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे कि आपने ब्रेक डांसिंग सुना होगा, स्केटबोर्डिंग सुना होगा, साथ में सर्फिंग है, इसके अलावा स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। ये नई नई चीजों को भी अब इंक्लूड इसके अंदर किया जा रहा है, विच इज अ वेरी राइट स्टेप। इसमें हुआ क्या है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो चाह रही है कि अर्बन इवेंट्स करने हैं हमें, और एक यंगर ऑडियंस को हमें इस तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। इसी वजह से स्ट्रीट डांस हुआ, स्ट्रीट डांस बैटल्स हुआ, इस तरीके की चीजें जो है उसको लाई जा रही है। और यहां पे कहा गया कि मेडल इवेंट्स कराए जाएंगे 2024 में, जो पेरिस गेम्स होने वाले हैं वहां पर। तो यहां पे ब्रेक डांसिंग हो, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो, सर्फिंग हो, स्केटबोर्डिंग हो, इनको इंक्लूड किया जा रहा है, विच इज अ वेरी राइट डिसीजन। क्योंकि पुराने जो स्पोर्ट्स थे उनके अलावा जो भी नए स्पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं आज के टाइम में, और आपने देखा है कि स्केटबोर्डिंग हो या फिर जैसे पार्कोर हुआ, इसके अंदर काफी सारे लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे इस तरीके की चीजें कराई जाती हैं, तो जो स्पोर्ट्स पर्सनल है उनको और भी ज्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा। चलिए आज के 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है किलायू वोल्केनो के बारे में पूछा गया। किलायू वोल्केनो को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में लोकेट करता है। इट रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस, तो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये। वोल्केनो समिट हैज कोलैप्स्ड टू फॉर्म अ कैल्डेरा, तो यहाँ पे वोल्केनो की जो समिट है वो अभी रिसेंटली कोलैप्स हुई होगी, और जिसको हम कैल्डेरा कहते हैं। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली किलायू वोल्केनो जो है बेसिकली हवाई में लोकेट करता है, हवाई के बिग आइलैंड के अंदर। ये अभी इरप्ट हुआ था, और जो एक अर्थक्वेक था 4.4 मैग्नीट्यूड का, उसे फील किया गया था। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गई आपकी। तो यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए आप ए और बी को जल्दी से एलिमिनेट करिए। तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। और थर्ड स्टेटमेंट क्योंकि दोनों में है, वो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाती है। अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा, वोल्केनो की समिट जब कोलैप्स करती है तो कैल्ड्रा बन जाता है, और जब कैल्ड्रा के अंदर पानी भरता है तो वो एक वोल्केनिक लेक बन जाती है। देन इट रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस, तो यस सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। आंसर हो जाता है आपका डी। चलिए लोकेशन में आपको दिखा देता हूं इसकी। सो दिस इज द लोकेशन, हवाई यहां पे लोकेट करता है, यूएस की टेरिटरी में आता है। चलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो रहती है वो ये रहती है कि शेड्यूल कैसे बनाया जाए और किस दिन में क्या पढ़ाई करी जाए। बिकॉज देखिए 365 डेज के बाद आपका एग्जाम अगर होता है, एक साल की तैयारी आप करते हैं, तो वो 365 दिन कब बीत जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। लेकिन जिस इंडिविजुअल के पास एक बना हुआ प्री डिफाइंड शेड्यूल है, जिसको पता है कि मंडे को मुझे ये करना है, 25th डे तक मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मुझे ये कंप्लीट करना है, और अगले 6 महीने तक मेरी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके साथ साथ एक बार रिविजन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, जिसके पास पूरा चार्ट है, डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है कंपेयर टू द अदर गाय जिसके पास कोई ऐसा प्रिपरेशन प्लान ही नहीं है, जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। मेहनत तो वो इंडिविजुअल भी कर रहा है, पढ़ाई के अंदर 15-16 घंटे तो ये भी पढ़ रहा है, लेकिन यहां पे दूसरा इंडिविजुअल जो है, बिकॉज इसके पास एक ब्लूप्रिंट है, इसको पता है कि इसकी डेस्टिनेशन कहां पे और वहां तक कैसे पहुंचना है। सो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस रहने वाली है इसकी कंपेयर टू द अदर गाय कम टाइम के अंदर भी बेटर परफॉर्मेंस रहने वाली है। द रीजन इज क्योंकि इसको पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसको पता है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है, और वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में वहां पहुंच सकता है। लेकिन अगर आपको आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन डेस्टिनेशन के बीच का आपको रास्ता नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा घूम के फिर के उसके बाद ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, और वो भी उसकी भी श्योरिटी नहीं है। देयरफॉर दिस क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज थी बनाई गई थी, ताकि आपको एक प्री डिफाइंड मैनर में तैयारी कराई जा सके। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है और एवरीडे बेसिस पे असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, ताकि एक लिमिटेड पीरियड के अंदर आपका जो सिलेबस है वो भी कवर हो जाए, और एग्जाम के टाइम में आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपने ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो पढ़ी है, और दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। सो यू कैन चेक इट आउट ऑन exam.netmock.com, और 2021 कूपन को यूज कर लीजिएगा टू गेट 50% डिस्काउंट, जो कि अभी आपको क्रिसमस के टाइम पर दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपका मेडिवल हिस्ट्री से है। टूम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खान खाना सिचुएटेड है। अब अचानक से इसके बारे में क्यों क्वेश्चन बना है? वैसे तो मेडिवल का क्वेश्चन है ये, मेडिवल हिस्ट्री का,
लेकिन मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में मेंशन होगा और यूपीएससी ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछती है, क्योंकि करंट अफेयर्स में जिक्र होता है, इसी वजह से मिडिवल, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, इनकी जो टूम्ब है उसको 6 साल के बाद ओपन किया गया। बेसिकली पिछले 6 साल में वहां पर रेस्टोरेशन वर्क चल रहा था, इस वजह से इसे दोबारा से ओपन किया गया ताकि लोग यहां पे आए और इसको देख सके। और ये लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था हमारा जो अभी तक चलाया गया था, और नेशनल इंपॉर्टेंस भी है इस मॉन्यूमेंट की, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। आप इसकी लोकेशन के बारे में मुझे बताएं, क्या ये न्यू दिल्ली में है, पुणे में है, नागपुर या फिर लखनऊ? सोचिए। चलिए, सो टूम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था हमारा, ये लोकेट करती है न्यू दिल्ली के अंदर, और 6 साल के बाद लोगों के लिए इसे ओपन कर दिया गया। चलिए, अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में बताऊं तो 1556 में उनका जन्म हुआ था। पॉपुलरली उन्हें सिंपली रहीम कहा जाता था। ही वॉज अ पोएट, और मुगल एम्पर अकबर जो थे, उनके रूल में, उनके रेन के टाइम में वो पोएट रहा करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सेहत हेल्थ के बारे में है। पूछा गया इसको लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली कहती है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पूरे इंडिया के लिए है। ये कवर करती है रिमेनिंग पॉपुलेशन जिनको आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर कवर नहीं किया गया है, और इसको 4 फेजेस के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये चीज जाने, जो सेहत हेल्थ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को एंटायर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं 26 ऑफ दिस मंथ, मतलब कल इसे लॉन्च किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसमें बात करी जाए तो क्या होल ऑफ इंडिया है, तो मैंने आपको बताया कि यूटी जेएनके को इसमें शामिल किया गया है, और 4 फेजेस में, ऐसा कोई भी इसके अंदर प्रोविजन नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि किसके लिए किया जा रहा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और तीसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी पॉपुलेशन को कवर किया गया जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर कवर नहीं करी गई थी। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए होगा। जल्दी से बताएं। नहीं, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो आंसर आपका बी होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि अंडर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, जिसे हम PMJAY भी कहते हैं, ठीक है, इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होते हैं उनको कितने लाख का हेल्थ कवर जो है वो दिया जाता है? याद है तो प्लीज बताएं, अदरवाइज गूगल जरूर करिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे 26 को देखिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर इसको लॉन्च करेंगे। ये आपका ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर न्यूज दे रखी थी। चलिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पर्सनैलिटी को लेकर है, और पूछा गया 3 स्टेटमेंट्स दिए किसी पर्सनैलिटी के बारे में, आप बताएं किस पर्सनैलिटी की बात करी जा रही है। दिस पर्सनैलिटी सर्व्ड ट्वाइस एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एग्रेरियन स्टेट। तो जो भारत के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एग्रेरियन स्टेट है, वहां पर ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ही फाउंडेड द किसान ट्रस्ट, किसान ट्रस्ट भी उन्होंने फाउंड किया था, एंड उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को शेप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्या हम गोविंद वल्लभ पंत की बात कर रहे हैं, सुचेता कृपलानी की बात कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं, या फिर कल्याण सिंह की बात कर रहे हैं? सोचिए। चलिए, तो अभी रिसेंटली 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को हमने जो भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर रहे थे चौधरी चरण सिंह, उनको यहां पे कोमेमोरेट करते हुए नेशनल फार्मर्स डे, जिसे किसान दिवस भी कहा जाता है, उसे मनाया था। वैसे भी देखिए, सुचेता कृपलानी यहां से वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज यहां पे ही लिखा गया, तो यहाँ पे जो इंग्लिश वर्जन है उससे हेल्प ली जा सकती है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट, तो आप यहाँ पे जो बेसिकली सेकंड ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और वैसे आंसर मैंने आपको बता दिया था, बाकी 3 में से आंसर क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। और यहाँ पे 23 ऑफ दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया, इस वजह से ये न्यूज थी और हमने इसको डिस्कस किया। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। पूछा गया इन अ रीसेंट डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन मर्ज्ड विद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो एनएफडीसी के साथ किस किस को मर्ज किया गया है? क्या चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी को किया गया है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स को? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो है, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है ताकि फिल्म डिविजन्स का मर्जर किया जा सके। यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज कर दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों को ही मर्ज किया गया है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, दीज आर सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स अबाउट द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इनकी जो डेट्स हैं जो अभी मर्जर हुआ है वो भी यहां पर दे रखी है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, दैट इज MRSAM। MRSAM के बारे में स्टेटमेंट से पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट्स अ डेवलपमेंट बाय इंडिया DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो DRDO ने और IAI ने मिलकर इसे बनाया है।
हो सकता है इट इज पावर्ड बाय डुअल पल्स सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे कि डैसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कल ही डीआरडीओ ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया जब उन्होंने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो आर्मी वर्जन है, इसको उड़ीसा को जो चांदीपुर है वहां से टेस्ट फायर किया और लॉन्च किया। इट वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च, सक्सेसफुली इसे टेस्ट फायर किया गया। ये जो पर्टिकुलर सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये डीआरडीओ ने आईएआई के साथ मिलकर बनाई है, और इसके अंदर जो डुअल पल्स सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम जो लगा हुआ है वो भी इंडिजिनियसली डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, फर्स्ट इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। सो डीआरडीओ ने एक मेजर माइलस्टोन जो है इसके थ्रू अचीव कर लिया है। अभी हम चलेंगे अपनी एक्टिव रिवीजन के ऊपर, जिसमें आप मुझे आंसर करेंगे। लेट्स सी कि कौन कौन आंसर कर पाता है लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइव नहीं देख रहे हैं तो प्लीज बाद में इसका आंसर करिएगा। चलिए, एशियाटिक लाइन का जल्दी से मुझे स्टेटस बता दें, क्या था? थ्रेटेंड था, एंडेंजर्ड था, क्या था? मुझे बताएं। और गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे लोकेट करते हैं बिग कैट्स? जल्दी से बताएं, हमने क्या देखा था? यस, और मैंने आपको न्यूज भी बताई थी। अभी 17 ईयर गर्ल जो है विलेज के अंदर, उनको टारगेट किया गया लायंस के द्वारा और बताया गया कि लायंस का जो खुद का हैबिटेट है वो कम पड़ रहा है। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया था। एंडेंजर्ड इनका स्टेटस है और एमपी के अंदर ये शिफ्ट किए जाएंगे। 2019 से बात चल रही है। लेट्स सी, कोविड की वजह से शायद ये नहीं कर पाए होंगे, आगे आने वाले टाइम में ये चीज शायद हम कर पाए। जल्लीकट्टू के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या ये किसी तरीके का स्पोर्ट है? यस और नो, जल्दी से बताएं। और कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है इसके साथ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी रिसेंटली स्टेट ने अलाउ किया है कि जल्लीकट्टू को सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन जो बुल टेमिंग का जो फेस्टिवल होता है, इसके अंदर जो पूरा एक पर्टिकुलर इसका एलिमेंट होता है, वो अभी नहीं करने के लिए कहा गया है। और फॉर द वेरियस रीजंस, कोविड भी इसका रीजन हो सकता है, और इवन जो प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगा रखे वो भी इसका रीजन हो सकता है। एनबीएफसीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो एनबीएफसीज जो है, जल्दी से मुझे बताएं कि इसको रेगुलेट कौन करता है, क्या कोई करता भी है या नहीं करता है? इसके अलावा कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर होती है। सेल परचेज, लीजिंग, हायर परचेज, एक्विजिशन, ये सब काम जो है एनबीएफसीज के द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई, इरडा एंड सेबी इसको रेगुलेशन का काम करते हैं। देन जल्दी से बताएं, ओलंपिक स्पोर्ट के अंदर कौन कौन से स्पोर्ट्स जो है ऐड करे गए हैं? मैंने आपको कुछ बताए भी थे, सर्फिंग है, स्केटबोर्डिंग है, ब्रेक डांसिंग है, इन सबको ऐड किया गया है। चलिए, देन जल्दी से बताएं, किलाउ वोल्केनो कहां पे लोकेट करते हैं? रिसेंटली यहां पे एक कोलैप्स जो था वो देखा गया था और एक अर्थक्वेक भी आया था, इस वजह से इसका डिस्कशन हमने किया है। लोकेट कहां करता है? यूएसए, हवाई के अंदर। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था टूम ऑफ अब्दुल रहीम खाना, और 6 साल के बाद इस टूम को ओपन किया गया। कहां पे लोकेट करती है? जल्दी से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। रेस्टोरेशन वर्क जो था यहां पर पूरा कंप्लीट हो चुका है और लोगों के लिए इस टूम को अब दोबारा से ओपन कर दिया गया है। जो अब्दुल रहीम थे, रहीम कहा जाता था उनको, और पॉपुलरली पोएट थे वो, मुगल एम्परर अकबर की कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग द रूल ऑफ एम्परर अकबर बेसिकली। तो यहाँ पे दिल्ली में उनकी टूम लोकेट करती है। सेहत हेल्थ कहां पे लॉन्च करी जा रही है? ये स्कीम 26 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करी जाएगी। जल्दी से मुझे उस यूटी का नाम बता दें। ऐसे लोग जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर कवर नहीं करे गए हैं, उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा। और ऐसा 4 फेज वाला जो फिलर था वो करेक्ट यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो इसे जम्मू कश्मीर के अंदर 26 को लॉन्च किया जाएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट किसी पर्सनालिटी के बारे में। मुझे उस पर्सनालिटी का नाम बताएं जिनके नाम पर नेशनल फार्मर्स डे जो है या फिर किसान दिवस जो है उसे सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। क्या नाम है? यस, तो यहां पे आंसर है हमारा चौधरी चरण सिंह जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में, और कौन कौन से वेरियस जो इसके सब ग्रुप थे जिनको मर्ज किया गया है एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ द कैबिनेट। जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म आर्काइव्स एंड साथ में ही डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल को मर्ज किया जा रहा है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डीआरडीओ ने किसकी हेल्प से या किसके साथ पार्टनरशिप करके बनाई है? जल्दी से बताएं, कौन सी कंट्री है वो? तो अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल मिशन जो था बेसिकली यहाँ पे इसको लॉन्च किया, और ये किया गया था उड़ीसा कोस्ट से। चांदीपुर फेमस आप जानते हैं इस चीज के लिए। और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसकी पूरी न्यूज जो थी मेंशन करी हुई थी, ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़पेपर के अंदर इसे मेंशन किया गया था। इजराइल की हेल्प से इसे बनाया गया है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है, दैट इज टेल मी द IUCN स्टेटस ऑफ GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था।
चाहें तो मुझे IUCN स्टेटस के साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में ये पाए जाते हैं या फिर कौन कौन सी कंट्री में ये पाए जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे सकें दैट विल बी वेलकम। बट यस, अगर सिर्फ इसका आंसर करेंगे यू विल बी क्वालिफाइड टू गेट द फ्री PDF। फ्री PDF के लिए आप क्वालिफाई कर देंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी मर्जी है, अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगी वो चीज, तो प्लीज मेंशन करिएगा। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मेंस का क्वेश्चन देखिए, जो कि इकोनॉमिक्स एज वेल एज IT सेक्शन से रिलेट करता है, दोनों का मिक्सचर करके बनाया गया है। मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर लेंडिंग क्विक मनी टू पीपल एंड ड्यूपिंग देम विद हायर चार्जेस। जैसे कि अभी हमने देखा था काफी सारी लेंडिंग एप्स जो है वो आ गई हैं और आपको इजीली क्विक लोन जो है वो प्रोवाइड कर देती हैं। रिसेंटली RBI ने इसके ऊपर एक डायरेक्टिव भी दिया था कि ऐसी ऐप से आपको बच के रहना चाहिए। एज अ सिविल सर्वेंट आपकी क्या सजेशन रहेगी कि इन एप्स को कैसे कर्टेल किया जा सकता है? क्या कर्टेल करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या रेगुलेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और इसके कंसर्निंग आपके सजेशंस क्या हैं वो आपको बताने हैं इस मेंस के आंसर के अंदर, जो कि 150 to 250 वर्ड्स में आप दे दीजिएगा ताकि हमारे 10 मार्क्स 15 मार्क्स दोनों क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर हो जाए। दिस इज द सेकंड चैनल ऑफ नेटमॉक UPSC। अगर आप NCERTs के लेक्चर्स और MCQs कवर करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप YouTube के ऊपर नेटमॉक UPSC जो है टाइप करिएगा। अगर आपको ये चैनल मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, बट बिकॉज इट्स अ न्यू चैनल हो सकता है आपको सर्च रिजल्ट में ना दिखाए। नहीं दिखाता है तो आप Prince_Luthra पे मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा और इस चैनल का लिंक जो है मैं आपसे शेयर कर लूंगा। और वैसे भी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक वैसे भी मिल जाएगा, तो वहां से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो है सोमू शर्मा, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। तो सोमू आप @Prince_Luthra पे मुझे बता दीजिएगा जो आपको PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू आफ्टर क्रिसमस ऑन 26 जब JNK के अंदर प्राइम मिनिस्टर लॉन्च करेंगे हमारी सेहत हेल्थ योजना। ओके बाय।